ग्रह मानते हैं हम उसको, तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो राहु है कहाँ पे, केतु है कहाँ पे, क्यों इनको छाया ग्रह बोला गया? अमृत बट रहा था देवताओं में, स्वरभानु राक्षस था, देवताओं का रूप धर के देवताओं के बीच में बैठा, उसने अमृत पी लिया, अमर हो गया। लेकिन विष्णु जी को सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत लगाई, ये राक्षस है, उसका सर काट दिया। सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। कितने गहरे सिंबल छिपे हुए हैं स्टोरी में। लेकिन राहु की जब दशा चलेगी, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो 18 साल तक चलेगी। 18 साल? हाँ जी, 18 साल तक भोगेगा वो। ओह शिट। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में, इस पूरी ड्यूरेशन में हम जो बातें करेंगे ना, वो कुछ अलग नहीं है, वो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें ही करेंगे। ये हमने कई बार आपने सुना होगा कि आपके जो सौर मंडल के 9 ग्रह हैं, उससे आपकी पूरी लाइफ डील होती है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही हम लोग कांपने लग जाते हैं कि अच्छा, मेरा शनि चल रहा है, मेरा मंगल चल रहा है, राहु केतु, ये जो भी ग्रह हमें परेशान करने वाले होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ग्रह वाकई में परेशान करते हैं या ये सिर्फ भ्रम है? तो इन सभी आपके मिथ्स का, आपकी भ्रांतियों का, या जो सच्चाई है, उन सभी की बातें आज हमारे साथ करने के लिए मौजूद हैं अमृतसर के फेमस एस्ट्रोलॉजर योगेश शर्मा जी। धन्यवाद। वेलकम टू द शो। शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने बता दिया अपनी ऑडियंस को कि हम लोग ग्रहों के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। हाँ, क्योंकि ये एक, मुझे लगता है कि ऐसा टॉपिक है, जब भी कहीं आप सुन लोगे तो आप रुकोगे ज़रूर कि कौन सा ग्रह आपको क्या परेशानी दे रहा है। तो जनरली मैं एज ए लेमन बात करूँ आपके साथ, तो हम लोग शनि, राहु, मंगल, केतु, इन सबको जानते हैं, इनसे डरते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या ये डरने लायक हो, मतलब डरना चाहिए इनसे या फिर समझना चाहिए? मैं अपने जवाब को तमन्ना जी एक उदाहरण से शुरू करूंगा। बुखार होता है तो उतारने के लिए नॉर्मली हम लोग देते हैं। बिल्कुल। आप एक बार ऑनलाइन गूगल पे जाके चेक कर लीजिए साइड इफेक्ट्स, आप से डरना शुरू हो जाओगे। यानी अगर किसी चीज का इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट होता है। प्लैनेट्स को इफेक्ट या साइड इफेक्ट वर्ड नहीं आता है। अच्छा। प्लैनेट जो हम तक असर देते हैं, जब वो असर हमारी जरूरतों से ज्यादा हो जाता है तो वो चीज साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो डरना तब तक होता है जब तक उस चीज के बारे में नॉलेज ना हो। नॉलेज आती है तो डर दूर होता है। तो आज आपके माध्यम से यही नॉलेज ही मैं देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि ऐसा ही हम लोग। डरना मना है, डरना मना है, डरना मना है। समझना बहुत जरूरी है ये। अब आप सपोज करिए कि किसी भी इंसान के चार्ट में बर्थ चार्ट है ही नहीं, अब क्या किया जाए? किसी भी इंसान की रूटीन से, उसकी होने वाली चेन ऑफ इवेंट से आप पता लगा सकते हैं कि उसका कौन सा प्लेनेट खराब हो रहा है। अच्छा। बड़े अच्छे से पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको प्लैनेट्स का वर्किंग का स्टाइल पता चल जाएगा। किस तरह से, अगर किसी भी इंसान के बात करने में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, छिप छिप के रह रहा है, हमेशा नए लोगों से मिलने में घबराता है, वो एस्केप करता है किसी भी समस्या से, समस्या को हेड ऑन नहीं लेता है, बचता है चीजों से, तो उस केस में उसके सूरज खराब है, सन खराब है। अच्छा। जिसके सन प्रोमिनेंट होते हैं ना, वो लीडर जी होते हैं, वो दूसरों की समस्या भी खुद पे ले लेते हैं। ही इज अ सॉल्यूशन मेकर। तभी जो बॉसेस होते हैं ना, वो सूर्य बोले गए हैं। बॉस क्या होता है? लीडर होता है। लीडर होता है। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस की होती है। शहर में कोई घटना हो जाए, उस शहर के आईजी को या एसएसपी को ट्रांसफर किया जाता है, जबकि उसका डायरेक्ट हाथ नहीं होता चीजों को मैनेज करने में। क्यों? क्योंकि हर चीज उसके अंडर आती है। तभी सरकार को सन बोला गया है, घर के अंदर फादर को सन बोला गया है। तो लाइफ में आप अपने आसपास नोट करिए ना, अगर कोई भी इंसान घबराता है, परिस्थितियों से बचता है, या कोई भी इंसान जो है अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, दब्बू सा है, सूरज खराब है उसका। ओके। और कोई इंसान बड़ा इमोशनल है, हर बात पे रो देता है, या उसको बात करने में एंडिंग और शुरुआत का पता ही नहीं चलता, लंबी लंबी बातें करता चला जाता है, उसके चंद्रमा खराब है। अच्छा। चंद्रमा इमोशंस हैं, ओके, लेकिन एट द सेम टाइम खाली नेचर से नहीं, चंद्रमा फ्लो ऑफ मनी भी है। ओके। किसी भी इंसान की लाइफ में पैसे का फ्लो डिस्टर्ब होगा, कभी पैसा आ गया, ज्यादातर नहीं आया, हमेशा रुक रुक के उसकी लाइफ में इनकम्स आती हैं, उसके चंद्रमा खराब है।
ओके। चंद्रमा खराब होंगे तो उस इंसान का थॉट प्रोसेस ही खराब हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा वो। ओके। तो जो डिप्रेशन की जो हम लोग को एंजाइटी अटैक्स या डिप्रेशन होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन एंजाइटी में कई प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। लेकिन सब में कॉमन चंद्रमा ही होता है। चंद्रमा ही होता है, तो तो इमोशंस के साथ डील करता है वो। बिल्कुल, चंद्रमा इमोशंस के साथ डील करता है। अब यहाँ पे मंगल की बात करें तो किसी इंसान के अंदर कितनी करेज है, उसका रिस्क टेकिंग एपिटाइट कितना है, ये मंगल डिसाइड करेंगे। अब छोटी सी बात है कि किसी भी इंसान को हमने बात करनी हो तो हम कहते हैं कि इसका खून ही खराब है, यानी जो उसकी फैमिली लीनेज है वो मंगल है। अच्छा। संस्कार वो मंगल हैं। ओके। तो मंगल जो है, कोई इंसान अपने पेरेंट्स से, अपने पुरखों से इनहेरिट क्या कर रहा है, कौन सी वैल्यू सिस्टम इनहेरिट कर रहा है, वो मंगल है। ओके। यानी किसी भी इंसान का इंटीग्रिटी चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि उसका मंगल अच्छा है कि नहीं। ओके। फिजिकली ब्लड की जो भी दिक्कतें रहती हैं, ब्लड की इन्फेक्शन, वो सारी की सारी मंगल होती है। ओके। पैथोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो मंगल का डिपार्टमेंट है, वो तो खून ही ज्यादातर चेक करते हैं। तो मंगल जो है, मोटे तौर पे कोई इंसान कितना कंफर्ट जोन में रहता है, कितना कंफर्ट जोन से बाहर आके जीवन में कुछ करने की कोशिश करता है, ये मंगल के एट्रीब्यूट है। और बुद्ध का एट्रीब्यूट है बुद्धि। बुद्धि से ही बुद्ध बना है, यानी जो कॉन्शियस माइंड है ये बुद्ध है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, किसको आइडियलाइज करना है, किसके जैसा बनना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, क्या बोलना है, ये बुद्ध है। ओके। जिसकी बुद्धि मतलब जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होगा तो उसका बुद्ध स्ट्रांग है, उसका बुद्ध स्ट्रांग है। जो जिसकी ग्रैस्पिंग पावर, इंटेलेक्चुअल नहीं, जिसकी ग्रैस्पिंग पावर बड़ी अच्छी होगी। ओके। कॉपी पेस्ट अच्छा कर पाता होगा, सीख चीजों को जल्दी लेता होगा। अच्छा सीखना इंटेलेक्चुअल होना नहीं है, लेकिन सीखता अच्छा है, हुनरमंद जल्दी हो जाता है। और स्पेशली वो जो बुद्ध वाला इंसान है वो बोलने में बहुत अच्छा होता है। ओके। वो कहीं पे भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है अपने बोल के। अच्छा। फिर उसकी लुक्स मैटर ही नहीं करती, उसका बुद्ध उसको हर जगह पे आइकन बना ही देगा। ओके। ये बुद्ध की निशानी होती है। खराब बुद्ध का इसके उल्टा लगा लीजिए कि वो बात करते हुए हकलाएगा, झिझकेगा, वो कभी भी अपने आप को कम्युनिकेट करने में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेगा। चाहे अपीयरेंस कितनी भी अच्छी हो, हाँ, लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। पढ़ता रहेगा, एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाएगा। अच्छा, ये खराब बुद्ध की निशानी है। अब खराब बुद्ध जो है ये दूसरा घटक है, दूसरा इंग्रेडिएंट है डिप्रेशन में। चंद्रमा के बाद बुद्ध की खराबी भी डिप्रेशन देती है, कॉन्फिडेंस की कमी देती है। अब कोई इंसान सीख ही नहीं पाएगा, कोई इंसान कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा तो अपने आप को थोड़ा सा इन्फीरियर ही तो महसूस करेगा, तो कॉन्फिडेंस की कमी भी आएगी, डिप्रेशन भी आएगा। अब गुरु की बात करें, गुरु जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है, राइट। तो किसी भी इंसान के अंदर की ग्रेविटी गुरु बताते हैं। ज्ञान ग्रेविटी देता है। बुद्ध जो थे वो एकेडमिक्स से, अच्छा, गुरु जो हैं वो ज्ञान है। जरूरी नहीं है कि अच्छे गुरु वाला इंसान में भी वो क्वालिफाइड ही ना हो, लेकिन उसके पास ज्ञान इतना है कि वो कुछ भी उस ज्ञान से कर सकता है। जब हम अपने समाज में कितने ही कामयाब लोग देखते हैं, कभी उनसे पूछा है पढ़े कितना हो, डिटेल मार्क्स कार्ड बताओ? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि सफलता जो है वो पढ़ाई का क्वोशेंट है ही नहीं। तो जिनके पास ज्ञान होता है, गुरु उनको क्या करता है, गुरु प्रॉस्पेरिटी का भी दूसरा नाम है। तो प्रॉस्परस होने की तरफ गुरु लेके जाता है। जिनके गुरु अच्छे होते हैं उनकी बातों में गहराई बड़ी होती है, फिलोसफिकल होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। अच्छा, इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक्स में यहाँ फर्क आता है। कई लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली पढ़े लिखे तो होते हैं पर मूर्ख होते हैं। कहना नहीं चाहिए पर होते हैं। हाँ, एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, बस जनरल इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं। बात करने बात नहीं कर पाते। एक हम स्लैंग यूज करते हैं, कितनी हल्की बात करते हैं। हल्का कौन? जिसमें ग्रेविटी नहीं है, वो हल्का है। तो गुरु ग्रेविटी देता है, वजन देता है, बात में भी वजन देता है, पर्सनैलिटी में भी वजन देता है। लेकिन जिनके गुरु खराब होते हैं, वजन तो बढ़ता है लेकिन बॉडी का, बातों का नहीं। यानी जो लोग कम खा के भी ओबीस होना शुरू हो जाते हैं, उनके बृहस्पति खराब होते हैं। तो अब आप अभी रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारे आसपास अच्छे गुरु वाले कौन हैं, अच्छे चंद्रमा वाले कौन हैं, अच्छे सूरज वाले कौन हैं, अच्छे बुध वाले कौन हैं, अच्छे मंगल वाले कौन हैं। राइट। मंगल में मैं मिस कर गया था, जो खराब होते हैं ना मंगल, वो खून खराबा बड़ा करते हैं, हिंसक, वायलेंट हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन अच्छे मंगल वाले लोगों को सुरक्षा देते हैं।
अपना करेज को गलत और सही जगह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। शुक्र की बात करें तो लग्जरी, ऑपोजिट जेंडर, ये शुक्र के कारक होते हैं। अच्छे शुक्र वाले जो हैं सुंदर दिखना पसंद करते हैं, लेकिन खराब शुक्र वाले जो हैं कैसा भी दिखना पसंद करते हैं। अच्छा। जो अच्छे शनि वाले लोग होते हैं ये लोग कर्म प्रधान होते हैं, मेहनत करने वाले। खराब शनि वाले आलसी होते हैं। ओके। अच्छे राहु वाले क्रिएटिव होते हैं, खराब राहु वाले जो हैं ये शॉर्टकट मानने वाले होते हैं। अच्छे केतु वाले काम को करने में यकीन रखते हैं और बुरे केतु वाले वहम करते हैं। अच्छा, ओके। प्लैनेट्स के बारे में जितना बोला जाए उतना ज्यादा, लेकिन 9 ग्रहों का अगर बात कर ली है, हाँ, हमने एक इंट्रोडक्शन ही देनी हो तो उसमें ऐसा होता है। लेकिन लाइफ में हर प्लैनेट जो है हर एक के द्वारा हमेशा नहीं बोलता है। अब इसमें नॉर्मली क्या है कि प्लैनेट जो हैं एक स्पीड के साथ चलते हैं, उसी स्पीड से असर देते हैं। अच्छा। क्यों लोग शनि से ज्यादा डरते हैं? वही मेरा अगला सवाल था आपसे कि लोग शनि से इतना डरते हैं, क्यों? शनि की ढैया आ जाए या 7.5 आ जाए तो लोगों का खाना पीना बंद हो जाता है कि अब तो हमारी ढैया चल रही है, हमारी 7.5 चल रही है। क्यों लोग शनि से डरते हैं? क्यों लोग राहु से डरते हैं? एक राशि में एक प्लैनेट जितना समय लगाता है ना, उतने समय तक इंसान को अच्छा या बुरा प्रभाव देता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, ओके, लेकिन शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। राहु एक राशि में 1.5 साल रहता है। बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहता है। अब अगर बुरा या अच्छा असर देंगे वो 2.5 साल तक देते रहेंगे, 1.5 साल तक देते रहेंगे, 1 साल तक देते रहेंगे। तो ये एक काफी समय होता है इंसान को सुखी या दुखी होने के लिए। तो तभी इन प्लैनेट्स को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अच्छा। राहु अपने आप में क्यों चमत्कारी प्लैनेट माने जाते हैं? चमत्कार करेंगे तो 18 महीने तक चमत्कार करते रहेंगे। अच्छे भी होते हैं कईयों के लिए राहु? अच्छे होते हैं। राहु के बारे में तो मतलब इतनी चीजें हैं, इतनी एक्सप्लेनेशंस हैं कि राहु जो है उसके बारे में पूरी की पूरी एक चर्चा जो है ना, कर सकते हैं उसके ऊपर। हम पॉडकास्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी भी अगर मैं राहु के बारे में बताना चाहूँ तो राहु अपने आप में ही एक एनसाइक्लोपीडिया है। ओके जी। तो राहु को जितना हमने समझा है, जितना मैंने समझा है, वो यही है कि जिसका राहु खराब होता है उसकी सबसे पहले तो वो भ्रम का शिकार हो जाता है, उसकी बुद्धि एकदम उस पर ताला लग जाता है। अच्छा, तो इतना ही है या उससे भी बहुत ज्यादा है? उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। सबसे पहली तो ये बात है कि राहु की हम बात कर रहे हैं तो सौर मंडल में राहु है कहाँ पे? कोई जहाज आज तक राहु की तरफ क्यों नहीं गया? ग्रह मानते हैं हम उसको, तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो राहु है कहाँ पे, केतु है कहाँ पे? क्यों इनको छाया ग्रह बोला गया है? चंद्रमा का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, जिस धुरी में, जिस सर्कल में चंद्रमा घूमता है, उसके नॉर्थ नोड को राहु कहा गया है, उस सर्कल के साउथ नोड को केतु कहा गया है। ओके। ग्रहण में जब इन नोड्स पे अर्थ आती है, छाया पड़ती है इन सेलेस्टियल बॉडीज पे, सूरज पे या चंद्रमा पे, तो उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो राहु कहलाता है, निचला सिरा केतु कहलाता है। अच्छा। अब ये चंद्रमा का एलिप्टिकल ऑर्बिट है। मैंने अभी चंद्रमा के एट्रीब्यूट में क्या कहा था? चंद्रमा क्या है? थॉट प्रोसेस है, राइट। तो जो प्लैनेट चंद्रमा के ऑर्बिट से जुड़े हुए हैं वो भी तो थॉट प्रोसेस को ही कंट्रोल करेंगे। सही बात है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। जो इसमें कहा जाता है वो सिंबॉलिक होता है। क्योंकि पुराने जमाने में क्या था, श्रवण और वाचन यही 2 तरीके थे, पेपर नहीं होता था। तो स्टूडेंट क्या था, श्रवण विद्या से, गुरु वाचन विद्या से। गुरु बताते थे, शिष्य सुन के मेमोराइज करते थे, फिर अगली पीढ़ी तक वो पहुंचता था। तो स्टोरी से बढ़िया माध्यम ही कोई नहीं था जिसमें इंसान विजुअलाइज कर लेता था। सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि समुद्र मंथन हुआ, अमृत बट रहा था देवताओं में, स्वरभानु राक्षस था, देवताओं का रूप धर के देवताओं के बीच में बैठा, उसने अमृत पी लिया, अमर हो गया। लेकिन विष्णु जी को सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत लगाई, ये राक्षस है, उसका सर काट दिया। सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। कितने गहरे सिंबल छिपे हुए हैं स्टोरी में कि राहु और केतु ज्वाइंटली ये क्या करते हैं, डिसीव करते हैं, ये भेष बदल सकते हैं, कुछ का कुछ इंसान को बना सकते हैं। दूसरे, जब 2 अलग अलग बॉडीज बन गई, एक ही राक्षस की 2 बॉडीज हो गई। अब जो सर है, हमारी 5 सेंसेस हैं, तो 5 सेंसेस जो हैं उनमें से राहु के पास 4 सेंसेस आ गई, टेस्ट करना, सूंघना, देखना और सुनना। ये चारों सेंसेस जो है राहु के पास आ गई। लेकिन टच करने वाली जो सेंसिटिविटी है वो केतु के पास है। राहु सुन सकता है, राहु भांप सकता है देख के, राहु सूंघ सकता है,
सूंघना किसको कहते हैं? आभास करना, इंट्यूशन। इंट्यूशन। राहु एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन राहु काम नहीं कर सकता, राहु के पास हाथ नहीं है। हाथ नहीं है, ओके। ठीक है, तो राहु जब भी जीवन में ऑपरेट करता है तो क्या होता है? देखिए, राहु एक राशि में रहेगा 18 महीने, ओके। लेकिन राहु की जब दशा चलेगी, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो 18 साल तक चलेगी। 18 साल? हाँ जी। और किसी का राहु खराब है तो 18 साल तक भोगेगा वो। ओह शिट। ठीक है, तो राहु जो हैं, ये सबसे पहली तो बात है कि आपने ही अभी बोला भ्रम पैदा करता है। एस्ट्रोलॉजी में धुआं राहु कहा गया है। क्यों? धुएं में या धुंध में हमें कुछ नहीं दिखता। तो जब भी राहु ऑपरेट होते हैं तो क्योंकि चंद्रमा खराब हो जाते हैं ना, तो थॉट प्रोसेस खराब हो जाता है। कहते हैं इसकी मत मारी गई। हाँ। मत मारे जाना, ये राहु होता है। राहु जब ऑपरेट होता है, इंसान सही और गलत में पहचान नहीं कर पाता। इंसान सॉल्यूशन देख ही नहीं पाता। उसको लगता है जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ये भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये भी नहीं होता। इंसान हेलुसिनेशंस का शिकार हो जाता है। बहुत खराब राहु में कुछ एक कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, इंसान को रात को सोते हुए डर लगता है। उसको कुछ दिखना शुरू हो जाता है, सपने ऐसे ऐसे आने शुरू हो जाते हैं, सारा दिन डिस्टर्ब रहता है। अच्छा। या काम में क्या होता है कि एक इस तरह के भ्रम का शिकार हो जाता है कि कंफर्ट जोन से नहीं निकलता वो। वो जीवन में रिस्क नहीं ले पाता। नौकरी कर रहा है, नौकरी में पीड़ित हो रहा है, नौकरी नहीं चेंज करेगा। अच्छा, पीड़ित होता रहेगा। या उसको नौकरी में से फायर कर दिया गया, वो क्या करेगा? दूसरी नौकरी ढूंढता रहेगा, बजाय के पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है और अपना काम कर ले। उसको पहचान ही नहीं होगी। खराब राहु। अगर किसी स्टूडेंट का राहु आ जाए तो वो बच्चा मोबाइल की एडिक्शन में बिजी हो जाएगा, दोस्तों के साथ अपनी मौज मस्ती करने में बिजी हो जाएगा। यानी जिस भी एज ग्रुप में राहु आएगा, उस एज ग्रुप के भ्रम देगा। छोटा बच्चा जो है, बिल्कुल 10 साल से छोटा, जिसका पढ़ाई भी प्रायोरिटी नहीं है, उसका राहु खराब होगा तो वो बच्चा क्या करेगा? एक लीचड़ स्वभाव का बन जाएगा, हर चीज को जिद करके मनवाना। 10 से 20 साल की एज ग्रुप में राहु आ गया तो वो बच्चा डिस्ट्रैक्शंस का, फोकस की कमी का शिकार हो जाएगा, पढ़ेगा नहीं। वो छोटी उम्र में अफेयर करने शुरू, छोटी उम्र में ये हुक्का पीना शुरू, जो आज की जनरेशन कर रही है, एडिक्शंस, रील्स में, शॉर्ट्स में ही बिजी रह जाएगा, सोशल मीडिया पे अटक जाएगा। और 20 से 30 साल की आयु में राहु आ जाएगा, इलिसिट रिलेशंस भी देगा, इंसान को ढंग से काम कारोबार में सेटल नहीं होने देगा। अच्छा। उसकी शादी खराब हो जाएगी। 30 से 40 साल की आयु में ऐसे इंसान कर्जे पे कर्जा लेते चले जाते हैं, सोचते नहीं आगे क्या करना है। 40 से 60 साल की उम्र में यही राहु इंसान की हेल्थ को इग्नोर करवाना शुरू करता है। अच्छा। यानी एज ग्रुप के हिसाब से राहु इज इंटेलिजेंट प्लेनेट, जो आपके लिए पता है कि इस समय इनकी दुखती रग क्या है, राइट, ये उसको सफर करवाते हैं। तो अगर जैसे किसी का राहु, आपने बोला 18 महीने और 18 साल, चलो 18 महीने तो एक बार बंदा फिर भी कर ले कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है, लेकिन जब राहु किसी का निकलता है, लाइक मैं कहूँ कि उतर गया, तो क्या उसे रियलाइज होती है अपनी गलतियां या? हाँ, बिल्कुल। देखिए, राहु के बाद गुरु आते हैं ना। अच्छा, राहु के जितने कष्ट होते हैं गुरु प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा। राहु दरअसल कष्ट देने के लिए नहीं आते हैं, कोई भी प्लेनेट कष्ट देने के लिए नहीं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है। ट्रांसफॉर्म करने आता है। अगर तो इस पीड़ा में कोई इंसान खुद को बदल ले तो फिर हमेशा आने वाला जो प्लेनेट है वो शुभ ही होता है। अच्छा। तो राहु के बाद जुपिटर आएंगे। ये कैसे, मतलब ऐसा ही होता है? ये एक फिक्स हायरार्की है। तो राहु के बाद दशा हमेशा जुपिटर की आती है। अच्छा। तो राहु का ये जो 18 महीने का फेज होता है, जरूरी नहीं है खराब हो। इसमें इंसान सिलेक्टिवली खुद अगर भ्रम का शिकार हो जाए तो उसको कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा। तभी कहते हैं कि राहु को सही करना है ना, तो मंगल सही कर लो। अच्छा। मंगल एक ऐसी ऊर्जा होती है जो राहु की काट होती है। ओके। क्यों? राहु कंफर्ट जोन में रखता है, मंगल कंफर्ट जोन से निकालता है। राहु भ्रम देता है, मंगल लॉजिक देता है। तो मंगल को सही कैसे करें? फिर आपने उसको ब्लड से रिलेट किया था, हाँ, जैसे हमारी बात हुई थी, तो इसको हम खुद कैसे सही कर सकते हैं? इसको हम खुद इस तरह से सही कर सकते हैं, इसके लिए सिंबल्स होते हैं। अच्छा। जैसे कि एक लाल कलावा राइट कलाई पे बांध के रखना। ओके। ये मंगल शुभ का सूचक होता है। अच्छा। तो ये हमेशा फ्रेश धागा, यानी जब कटवट जाए नया बांधो पूजा पाठ करके। ओके। ये राहु को कंट्रोल करके रखता है। अच्छा। राहु को और अच्छे से कंट्रोल करना है तो मंगल का एक बड़ा सटीक उपाय है भगवान हनुमान जी की उपासना। अच्छा। हनुमान चालीसा
आप हनुमान चालीसा है क्या? हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान को उनकी शक्तियां याद करवाई गई हैं। राइट। और एक दूसरी थ्योरी है कि भगवान बाहर नहीं हमारे अंदर वास करते हैं, तो हमारे अंदर भगवान हनुमान जी की भी तो ऊर्जा है, उसको जगाने के लिए, उसको जगाने के लिए हमें अपनी शक्तियों का स्मरण कराने के लिए हनुमान जी के द्वारा। अच्छा, हनुमान चालीसा जब भी पढ़ना है, दिक्कत कहाँ पे आती है, हमें मेमोराइज होता है, मुंह से हनुमान चालीसा निकल रहा होता है, मन कहीं और भटक रहा होता है। वो क्या है, बिना सिम के आप मोबाइल डायल करो, नंबर लगेगा ही नहीं। हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन भाव से पढ़िए, कॉन्शियसली पढ़िए, फ्लो में मत जाइए। हनुमान जी को पूरा हर चालीसा के 40 दोहे हैं ना, हर दोहे में अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। याद करिए उनको, और उनको याद करोगे आपका सबकॉन्शियस आपकी सोई हुई ताकतें आपको याद करवाएगा। ये तो सबके लिए ही सही है, इसके जिसको अपना प्लैनेटरी चार्ट नहीं भी पता है वो भी ये करेगा तो बहुत अच्छा उपाय है। हम तो कॉम्बिनेशंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे कौन सी राशि में राहु है, कौन से घर में राहु है, जनरल उपाय, हम तो जनरल एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। तो राहु जो हैं ये भ्रम भी देते हैं, लेकिन राहु जब अच्छे हो जाएं, है तो थॉट प्रोसेस ना, अच्छे राहु क्रिएटिविटी देते हैं। ओके, कैसी क्रिएटिविटी देते हैं कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, लोग हमारे जो प्यारे दर्शक हैं वो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं। ये मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर क्या है? राहु है, ये इन्वेंशन है। हाँ, ये राहु से रिलेटेड मैंने कहीं सुना था। नहीं, चलो हर इलेक्ट्रिक चीज को राहु बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज को बोला जाता है, वो नहीं, हर इन्वेंशन राहु है। अच्छा, हर इन्वेंशन राहु है। ओके, जितनी भी इन्वेंशंस हुई वो इवन आग से लेके पहिए तक, मोबाइल से लेके टीवी तक, एसी से लेके ट्रेन तक, जहाज तक, हर इन्वेंशन यानी जो भी दिमाग में बल्ब जगा वो राहु है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने ये इन्वेंशंस की तो वो काफी स्ट्रॉन्ग अच्छे राहु के उनका प्लैनेट चार्ट रहा होगा। या तो इनबिल्ट जन्म से राहु अच्छे थे, या उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा राहु को अच्छा कर लिया। बात आती है किस तरह से कर्मों से राहु कैसे अच्छा हो सकता है, यही सवाल था अगला। तो राहु जब भी अच्छा होता है, करना होता है, तो इंसान को एक बड़ी सरल टेक्निक अपनानी चाहिए। वो सरल टेक्निक है, राहु को सीधे नहीं छेड़ना है। अच्छा, राहु को जो प्लेनेट सही करते हैं, नोट कर लीजिए, मंगल है, चंद्रमा है और सूरज है। ओके, ये सही रहेंगे तो राहु हर तरफ से सही ही रहेंगे। अच्छा, अब मंगल, चंद्रमा, सूरज आपके चार्ट में कहाँ है, क्या पहनना है, क्या प्रवाह करना है, वो नहीं मैटर है। सूरज सही करना है, सूर्यांजलि दीजिए। सूरज सही करना है, सनराइज के आसपास जगिए और जल्दी सो जाइए रात को। सूरज सही करना है, डिसिप्लिन रहिए, जो सूरज के एट्रीब्यूट्स हैं। सूरज सही करना है ना, तो कॉन्फिडेंस रखिए ना, क्या हो जाएगा, सामने वाला खा थोड़े जाएगा। सही बात है। सूरज सही रखना है तो आपको सबसे जरूरी जो चीज है कि आपको सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल रहना है। ओके, जो आपको पता है शेयर करिए। चंद्रमा सही करना है तो आपको सबसे जरूरी है कंपैशनेट रहना है, जेलस नहीं रखना है किसी से। चंद्रमा सही करना है तो आपको लगातार काम में एक फ्लो बना के रखना है, फ्लक्चुएटिंग नहीं रहना है, आज जिम गए कल नहीं गए, आज ये काम कर लिया कल नहीं किया, सेल्फ डिक्लेयर्ड हॉलीडेज पे नहीं जाना है। ये चंद्रमा को सही करने का तरीका है। चंद्रमा को और अच्छे से सही करना है ना, चंद्रमा के इष्ट है भगवान सदाशिव, तो शिव उपासना करिए। शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र, शिव जी के हर मंत्र में चंद्रमा को सही करने की ऊर्जा है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, साल में एक बार गंगा स्नान करके आइए, देखिए चंद्रमा किस तरह से सही होता है। चंद्रमा सही करना है तो अपने मदर की सेवा करिए, अपने माता जी से संबंध बड़े अच्छे बना के रखिए। तो ये चंद्रमा को सही करने की निशानियां हैं। जिन लोगों ने जाने अनजाने में ऐसा किया होगा वो इन्वेंशन कर गए। अच्छा, मंगल का मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से राहु जो है अच्छे से सही हो जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अपनी कर्मों से थोड़ा सा सही हो जाते हैं तो वो चीजें मैनेज हो जाती हैं। बिल्कुल, ये शायद हर प्लैनेट के साथ होता है। ये हर प्लैनेट के ही साथ होता है। अब यहाँ पे ट्रेजेडी एक होती है कि लोग थोड़ा सा चमत्कारों में बिलीव ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं। वो अपने बिहेवियर को सही नहीं करेंगे, बट एस्ट्रोलॉजर से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके द्वारा करवाया गया उपाय उनके सारे ग्रहों को सही कर दे। इसीलिए तो बाजार में वो नवग्रह के यंत्र, छल्ले, अंगूठियां बहुत ज्यादा बिक रही हैं,
क्यों? हम कुछ ना करें, कोई हमारे लिए कुछ कर दे। जब तक ये अप्रोच रहेगी, पहली तो बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी के द्वारा फेलियर मिलते रहेंगे। दूसरा, इस डिवाइन विद्या से विश्वास उठता रहेगा। एस्ट्रोलॉजी क्या है कि पहल आपकी है, आप अपने कर्म को सुधारिए और उनको एम्पलीफाई करने के लिए मेरे पास उपाय है। तो मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे हमने राहु की ही बात करी, तो आपने बोला कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि राहु भ्रम देता है, आपको भ्रमित करता है, दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि अपने कर्म सुधारो। लेकिन जब इंसान भ्रम में ऑलरेडी चल रहा है तो वो कर्म कैसे सुधार पाएगा अपने? सबसे पहले तो भ्रम से निकलने का सबसे बड़ा तरीका जो आपको एज ए लेमैन समझ आता है वो मेरे से शेयर करिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप भ्रम में हो? आप तो उस समय भी अपने लिए तो सही ही सोच रहे हो। वही बात है ना, कैसे पता लगेगा गलत कर रहे हैं हम? तो राहु से निपटना है, हमेशा अपने आसपास अच्छे फ्रेंड्स रखिए, अच्छे सलाहकार रखिए, वो आपको बताएंगे आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। हमेशा ये नहीं कि जब राहु चला, आपको तो पता ही नहीं कब राहु चलेगा कब नहीं, लेकिन जब आपके आसपास अच्छे आपको क्रिटिसाइज करने वाले दोस्त रहेंगे या आपके आसपास जो भी लोग हैं आप उनका क्रिटिसिज्म अच्छे से सुन पाते हो, तो इसका मतलब है आप भ्रम से निकलने की तैयारी कर चुके हो। धुंध में आपने कभी गाड़ी चलाई है? धुंध में गाड़ी चलाने में क्या होता है? कुछ नहीं दिखता है। तो इसका एक ही तरीका है, धीरे धीरे चलाते रहो, आगे जाके रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलते रहो, रुको मत। राहु के जाल से निकलने का तरीका दो हैं। एक तो सतत चलते रहो, जिस स्पीड से चला जा रहा है चलते रहो, काम में आगे बढ़ते रहो। आप काम में अब जंप नहीं कर पा रहे हो तो बेबी स्टेप्स चलते रहो, क्रॉलिंग करते रहो, घिसटते रहो, पर करते रहो। जब टाइम ओवर होगा तो अपने आप चीजें मिलेंगी। अगर आपके आसपास आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, देन चेंज योर सर्कल। अच्छा, इसका मतलब है आप खुशामद करने वाले चाटुकारों से घिरे हुए हो। ओके, तो ऐसा भी होता होगा जब आपके साथ आपकी कुंडली में या आपके चार्ट में राहु की दशा चल रही है तो आपका जो सर्कल है वो ही गलत लोगों से भर जाएगा। देखिए, लाइफ में कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये आपकी चॉइसेस होती हैं, आपके डिसीजंस होते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको अपनी भर्त्सना करवाना, क्रिटिसिज्म करवाना पसंद ही नहीं होता है। जो लोग करते हैं आप उनसे मिलना बंद कर देते हो। आप उन लोगों से ज्यादा मिलते हो जो सिर्फ आपकी तारीफ करें। राइट। तो ये चॉइस आपकी है। आज मैं इसके द्वारा आपको उपाय ही दे रहा हूँ कि उन लोगों को अपनी लाइफ से मत जाने दो जो ठोक पीट के आपको सही करना चाहते हैं। आप ये मत कहना कि वो आपसे जलते हैं। जो आपको आपका फैमिली मेंबर भी क्रिटिसाइज करे, वो क्रिटिसिज्म को सोचो जरूर, रिएक्ट बाद में करो। जो आपका फ्रेंड अगर आपको क्रिटिसाइज करता है वो आपका ट्रू फ्रेंड है, वो असल में मंगल है जो राहु को सही करना चाह रहा है। ओह हाँ, हम ऐसे ले सकते हैं। हाँ जी, आप अपने मंगल को मत छोड़ो, वो आपके जीवन में मंगल करेगा। राइट। आपने कुछ थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि अगर माँ के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपका चंद्रमा मतलब स्ट्रांग है, और अगर उल्टा है तो मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा करिए, चंद्रमा अगर आपका सही नहीं है तो राहु के साथ भी कोई रिलेशनशिप अटैच है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ स्पाउस की, जो एक ऐसा रिश्ता जिससे आप बाहर नहीं आ पाते हैं बहुत इजीली, तो उसको हम स्पाउस को शुक्र से कनेक्ट करते हैं। तो राहु से भी कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है। देखिए, राहु को कभी भी जोड़ी मेकर नहीं कहा जाता है, जोड़ी ब्रेकर कहा जाता है, सेपरेटिव प्लेनेट है। ओके। तो राहु जब भी शुक्र के साथ ही शादी वाले किसी घर में आ जाएगा तो ये हमेशा रिलेशनशिप में चैलेंज देगा। अच्छा। लेकिन यहाँ पे शुक्र का सही होना बड़ा जरूरी है। शुक्र जितना बलवान होगा उतना राहु अपनी शरारत कम से कम पति पत्नी के संबंधों में तो नहीं ही कर पाएगा। ओके, तो मतलब अगर राहु खराब है तो आपका मैरिड लाइफ भी खराब हो सकती है, या मल्टीपल पार्टनर्स या मल्टीपल रिलेशनशिप्स। हाँ, राहु जो है नहीं, मल्टीपल पार्टनर से रिलेशन केतु करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या है कि अब आप वो चीज याद करिए, राहु सोच सकते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, संबंध बनाने वाले ऑर्गन्स, ये सारे धड़ के अंदर केतु वाली प्रॉक्सिमिटी में है। केतु को वैसे भी बर्थ चार्ट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जोड़ के देखा गया है। लेकिन हम अगर शुक्र की बात करें, शुक्र के बारे में ना लोगों के मन में बहुत सारी गलत फहमियां हैं। शुक्र को अनफॉर्चुनेटली सिर्फ फीमेल पार्टनर से जोड़ के देखा जाता है, सेक्सुअल रिलेशन से जोड़ के देखा जाता है, लग्जरी और ये लग्जरी से जोड़ के देखा जाता है। जो शुक्र का सिर्फ छोटा सा एक पार्ट है। अच्छा। शुक्र के मायने बड़े गहरे हैं। मैं अभी आपको शुक्र के 2-4 एट्रीब्यूट बताऊंगा। सोचिए, शुक्र के वो एट्रीब्यूट जीवन से निकल जाएं तो शुक्र के क्या मायने, आप जीवन के क्या मायने बचेंगे। फीमेल पार्टनर शुक्र छोड़ दीजिए। अच्छा। शुक्र को लग्जरी से जोड़ना छोड़ दीजिए अभी 1 मिनट के लिए। शुक्र जीवन में क्वालिटी बताते हैं।
कि आपको लोग किस नजर से देखते हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ओके, ये शुक्र है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका। हाँ जी, आपकी ब्रांडिंग बाजार में क्या है। आपके एक तो अपने मन में ब्रांडिंग है, उसको हम ईगो बोलते हैं। एक लोग असल में आपको कैसे देखते हैं, वो शुक्र है। ओके, शुक्र जिनके अच्छे होते हैं वो लोग क्वालिटी पसंद होते हैं। ओके, वो कभी क्वांटिटी को मैटर नहीं करते। ऐसे लोग सेल्स में नहीं जाते, ऐसे लोग सेल्स के खत्म होने की वेट करते हैं कि हमें क्वालिटी माल चाहिए। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं, शुक्र का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट पता क्या है, वो है डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिशन, सही और गलत की पहचान करना, ये शुक्र है। अब आप सोचिए कितने ही लोग हैं, बल्कि सभी लोग जीवन में जो भी दुख भोग रहे हैं गलत चॉइसेस की वजह से भोग रहे हैं। एक समय पे किसी ने गलत नौकरी करना पसंद कर लिया, एक समय पे किसी ने गलत जगह पे हाँ बोल के फंस गया, एक इंसान सही जगह पे ना करके फंस गया, यानी रॉन्ग चॉइसेस। शुक्र चॉइसेस के कारक हैं। शुक्र जिनके खराब होते हैं वो सही से चॉइस ही नहीं कर पाते, हमेशा डायलेमा में फंसे रहते हैं। ओके, अब शुक्र का मैं आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग पहलू बताता हूं। शुक्र को इंसान की लाइफ में उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बोला जाता है। जिनके शुक्र खराब होते हैं उनको संतान प्राप्ति में दिक्कतें होती हैं। ये एक सर्वविदित फैक्टर है। शुक्र जो है, ये प्रजनन क्षमता क्यों है, क्यों जोड़ी गई, इसके लिए आप ध्यान से शुक्र का मूवमेंट देख लीजिए। देखिए कितनी देर तक सितारों का अध्ययन हुआ, फिर एस्ट्रोलॉजी बनी। शुक्र जो है उसको मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। रोज सवेरे उठ के जब भी हम पूर्व की तरफ देखते हैं तो हमें चमकता हुआ सितारा दिखता है, और वो वीनस होता है, वो शुक्र होता है। लेकिन ये केवल और केवल फिनोमिना साल में 263 दिन तक चलता है। उसके बाद शुक्र 80 दिन के लिए गायब हो जाता है। गायब क्यों? क्योंकि सन आगे आ जाता है, शुक्र हमें दिखता नहीं है। फिर शुक्र दोबारा निकलता है, फिर संध्या के समय निकलता है, इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। 263 डेज ये इवनिंग में दिखता है। फिर 8 दिन के लिए शुक्र जो है गायब हो जाता है, फिर से वो मॉर्निंग वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। ओके। अब मजेदार बात, ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है? 263 दिन की। तो शुक्र का दिखना भी कितने दिन के लिए होता है? 263 दिन के लिए। और हमारे स्क्रिप्चर्स में ये भी कहा गया है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म 8 से 80 दिन के बाद होता है। एक बार 8 दिन के लिए अस्त होता है, एक बार 80 दिन के लिए अस्त होता है। ये भी शुक्र से रिलेटेड होता है? ये भी शुक्र से रिलेटेड है। ये तो मेरे को आज पहली बार कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरे लिए। हाँ तो देखिए कि शुक्र ऐसे ही रिप्रोडक्शन से नहीं जुड़ा। शुक्र को हम रोमांटिक संबंधों तक सीमित कर दिए। राइट। लेकिन असल में शुक्र क्या है? एक से दूसरे जन्म वाली यात्रा। अब एक फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 2829 दिन का होता है। चंद्रमा की कला कितनी होती है? पूर्णिमा से पूर्णिमा 2829 दिन, डायरेक्टली मून से जुड़ी हुई। तो वी बिहेव द वे प्लैनेट्स बिहेव। आपको अपने बिहेवियर में पूरा अपने बारे में जानना है ना, कुंडली बाद में दिखाइएगा। एक काम करिए, एक्सेल शीट बनाइए, रोजाना ल्यूनर कैलेंडर उसमें ऐड करिए। आज प्रथम तिथि है, द्वितीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, चतुर्दशी है, पूर्णिमा है, अमावस है, लिखिए उसमें। साथ में इंग्लिश डेट दूसरे कॉलम में लिखिए। तीसरे कॉलम में लिखिए आपके आज मनोदशा कैसी रही। अच्छा। आपके साथ आज कौन सी इवेंट्स हुई जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, आपने रिएक्ट कैसे किया। ओके। लिखिए और इसको 100 दिन तक करिए। इसमें चंद्रमा के 3-3.5 साइकिल निकल जाएंगे और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप पूर्णिमा के आसपास ट्रिगर होते हो, अमावस के आसपास डर जाते हो, एकादशी के आसपास लो फील करते हो, पंचमी के आसपास एनर्जेटिक होते हो। आपकी फलानी डिसीजन मेकिंग इस ल्यूनर साइकिल में होती है। ओके। जब आपको इतनी चीजें पता चल जाएंगी ना, कम से कम जीवन में रॉन्ग डिसीजन से तो बच जाओगे। दिस इज हाउ प्लैनेट्स वर्क। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपका विवेक या आपकी बुद्धि आपके साथ चल रही है, प्रॉब्लम्स वाली कंडीशन में भी आप आसानी से बाहर निकल सकते हो, बड़ी आसानी से। अब आपको पता है कि मैं इन दिनों में रॉन्ग डिसीजन का शिकार होती हूँ। जब आपने वो अपनी एक्सेल शीट बनाई, आगे से उन दिनों में आप इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लोगे। उन दिनों में कोई पैनिक वाली सिचुएशन आ जाएगी, आपको पता है ये 3 दिन बाद ठीक हो जाएगी, मुझे सब्र रखना है। सही बात है। आई थिंक 28 की साइकिल के बाद समझ आना शुरू हो जाएगा। हाँ, समझ आना शुरू होगा, लेकिन 3 से 4 महीने में आपको
क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। तो ये पैटर्न क्या है, तो ये तो कर सकते हैं। कुदरत मेरे द्वारा कहना क्या चाह रही थी जो मैं समझ नहीं पा रही थी। सही बात है, ये तो कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कंसिस्टेंसी की आती है ना, हमें और सारे काम हो जाते हैं हमसे, हाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है वो हम छोड़ देते हैं। सही बात है। तो इस तरह से जो प्लेनेट हैं वो हमारे डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनके शुक्र खराब होते हैं ना, वो इंसान गलत फैसलों का शिकार होते हैं। शुक्र को ना बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ प्लैनेट हम लोग, मतलब मुझे लगता है कि वो है, काफ़ी खूबसूरत भी है जितना हमने स्क्रिप्चर्स में देखा, और उसको वेस्टर्न कल्चर में भी उसको वीनस को बड़ा ही एक रोमांटिक वाला लेके जाके प्लैनेट लिखा जाता है। वो तो गॉडेस है खैर वहाँ पे। तो वीनस का आपकी, अगर मैं कहूँ आपकी स्पाउस या आपकी लाइफ में और आपकी लग्जरी लाइफ में, अगर आपने बोला कि छोड़ दीजिए, बट मैं वापस उस पर जाना चाहती हूँ, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपका शुक्र खराब है या अच्छा है, दोनों पे बात करते हैं। आजकल एक भजन बहुत फेमस है, वो शुक्र को डिनोट करता है, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम ही से है। अच्छा, यहाँ सरकार वीनस है। हाँ, यहाँ पे सरकार वीनस है। ओके। तो हमारा जो भी हम खूब जो ऊपरी हमारा आउटलुक्स हैं सारी शुक्र है। ओके। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं, चाहे वो पैसे के मामले में थोड़ा पीछे भी हों, उनका अपने आप को कैरी करने का, प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त होता है, और फिर वो लोग इवेंचुअली ग्रो भी करते हैं। खराब शुक्र वाले लोगों का क्या होता है, कमाते बहुत हैं लेकिन खुद पे हुक्म नहीं है उनको यूज करने का। आपने कई ऐसे सुपर रिच लोग देखे होंगे जो बिल्कुल खराब सी अवस्था में ही है, फिर उनका पैसा उनके बच्चे या उनके दामाद या कोई और यूज करता है। तो ये भी शुक्र की खराबी है, जिनके शुक्र अच्छे नहीं है उनको पैसे भोगने का हुक्म नहीं है। अच्छा, अपने ही पैसे नहीं खर्च कर पाते। जुपिटर अच्छे होंगे, प्रोस्पेरिटी देंगे, लेकिन वो प्रोस्पेरिटी खुद पे यूज करना शुक्र देंगे। ओके। उस प्रोस्पेरिटी को अगली जनरेशन तक ट्रांसफर करना शनि देंगे। अच्छा। उस प्रोस्पेरिटी से दुनिया का भला करना मंगल देंगे। ओके। उस प्रोस्पेरिटी को कई गुना बढ़ाना बुध देंगे। अच्छा। उस प्रोस्पेरिटी से चैरिटी करना चंद्रमा देंगे। ओके। और उस प्रोस्पेरिटी से अपना पर्पस ऑफ लाइफ पहचान के जीवन में कुछ कर जाना ये सूर्य देंगे। ओके। और उस प्रोस्पेरिटी को खत्म कैसे करना है वो केतु देंगे। खत्म कर, ओके। केतु खराब है तो मतलब प्रोस्पेरिटी जो आपने कब से जोड़ के रखी है वो खत्म। केतु डिटैचमेंट के कारक है ना, डिटैच्ड। ओके। तो हम लोगों ने बातें बहुत अच्छी बातें हमने कहा, बर्थ चार्ट के बिना आप कैसे जान सकते हैं उससे शुरू करिए, और हम लोगों ने शुक्र पे आके अभी हमने इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं, अगले एपिसोड की तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।